सीए प्रतिभा वारिया के यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कैश ट्रांजैक्शंस की। ट्रांजैक्शंस जो हम कैश में करते हैं, अब बहुत ही कंफ्यूजन बनी रहती है कि क्या ये ट्रांजैक्शन हम कैश में कर सकते हैं, क्या इतना पैसा हम कैश में ले सकते हैं, क्या हम इतना पेमेंट कैश में कर सकते हैं, क्या हम इतना कैश डिपॉजिट कर सकते हैं, एंड सो। तो आज हम सारी कन्फ्यूजन दूर करेंगे। वीडियो को एंड तक देखिए, आपकी सारी कन्फ्यूजन आज दूर होगी और हो सकता है कि आपको कुछ नया जानने मिले। वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक कर दीजिए, बाकी लोगों से भी शेयर करें ताकि इनको भी ये इन्फॉर्मेशन मिले। और ऐसी अपडेट के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप भी अपडेटेड रहें। अगर कुछ क्वेरीज है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लेना या फिर मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। ओके, तो आगे बढ़ते हैं कि कैश ट्रांजेक्शन्स। अब उसके पहले हम समझ लेते हैं कि कैश ट्रांजेक्शन हम किस लेवल पे कर रहे हैं, पर्सनल लेवल या बिजनेस लेवल। दो लेवल की बात कर रहे हैं हम लोग। अगर हम लोग कोई भी ट्रांजैक्शन पर्सनल लेवल पे करते हैं तो हमें कोई कैश लिमिट नहीं है। हम कितना भी कैश में पेमेंट कर दे, हम कितना भी कैश में रिसीव कर ले, कोई प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि हम ये सब पर्सनल लेवल पे कर रहे हैं। लाइक हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, हमने घर के लिए कुछ खरीद लिया, कुछ असेट खरीद लिया, या सोफ़ा खरीद लिया, टीवी खरीदा है, या फिर कहीं टूर करके आए, रेस्टोरेंट्स में खाना खा के आए, किसी भी टाइप के एक्सपेंडिचर पर्सनल लेवल पे है अगर, तो उसमें कोई कैश लिमिट नहीं है। लेकिन जब बिजनेस लेवल पे हम करते हैं, यानी कि आप कोई बिजनेस कर रहे हो, आप किसी बिजनेस के प्रोप्राइटर हो और आप बिजनेस रिलेटेड कोई ट्रांजैक्शन करते हैं, तब इनकम टैक्स में कुछ कैश लिमिट्स दी है। पर्सनल लेवल पे जैसे मैंने बोला कि कोई कैश लिमिट नहीं है, आप कितना भी पेमेंट या रिसीव कर सकते हैं। लेकिन फिर उसमें भी पर्सनल लेवल पे, जैसे कि आप सैलरीड हो, आप बिजनेस नहीं करते हो, तो ऑब्वियसली आप जितने सारे एक्सपेंसेस करते होगे वो सारे पर्सनल लेवल पे होंगे। लेकिन फिर भी ऐसे कुछ एक्सपेंसेस हैं, कुछ पेमेंट्स ऐसे हैं जिस पे लिमिट आती है, जो पर्सनल लेवल पे भी एप्लीकेबल होती है। उसमें से सबसे पहला है मेडिक्लेम। आप कोई भी मेडिक्लेम पे करते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम अगर पे करते हैं, तो उसका पेमेंट आपको कैश में नहीं करना। अगर आप उसको पेमेंट कैश में करते हैं तो उसका एटीडी में आपको डिडक्शन नहीं मिलता है। आप जब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तब आपको आपकी इनकम में से कुछ डिडक्शंस अलाउड होते हैं अंडर चैप्टर 6, करेक्ट। उसमें सेक्शन 80D होता है जो हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम को कवर करता है। अगर आपने वो हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम मतलब मेडिक्लेम आपका चेक से या ऑनलाइन मोड से पेमेंट किया है तो ही आप उसका डिडक्शन ले सकते हैं। कैश में होगा तो आपको उसका डिडक्शन नहीं मिलता है। दूसरा ऐसा ट्रांजेक्शन है जो पर्सनल लेवल पे भी आपको ध्यान रखना है कि रियल एस्टेट ट्रांजेक्शन। अगर आप कुछ प्रॉपर्टी बाय करते हैं, फ्लैट बाय किया आपने या कुछ लैंड बाय किया है, जहाँ पे ट्रांजेक्शन्स में नॉर्मली कैश इन्वॉल्व होता है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि उसमें आप 20,000 से ज़्यादा कैश ना पे करें। आपको कैश पेमेंट करने के लिए अलाउ है एज पर इनकम टैक्स एक्ट, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि 20,000 से ज़्यादा का पेमेंट आप कैश में ना करें। अप टू 20,000 इज अलाउड। थर्ड ट्रांजेक्शन ऐसा है डोनेशंस। अगर आप डोनेशन करते हैं तो आपको उसका आपकी इनकम से डिडक्शन मिलता है, जिसकी वजह से आप टैक्स सेव कर सकते हैं। डोनेशन का आपको डिडक्शन मिलता है अंडर सेक्शन 80G, लेकिन उसमें भी कंडीशन ये है कि अप टू 2,000 अगर आप कैश में पे करते हैं आप डोनेशन का डिडक्शन ले सकते हैं। लेकिन अगर आपने ये डोनेशन का पेमेंट मोर देन 2,000 कैश में पे किया तो उसका डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। तो आपको डोनेशन में भी ध्यान रखना है। ये पर्सनल लेवल की बात हो रही है। इवन दो आप पर्सनल लेवल पे ये सारे पेमेंट करते हैं, लेकिन आपको इसका ध्यान रखना है इफ यू वांट टू टेक द डिडक्शन आउट ऑफ योर इनकम। तो ये 3 ऐसे ट्रांजेक्शंस हैं जो आपको पर्सनल लेवल पे भी ध्यान में रखना है कि कैश में ना हो। अब बात करते हैं बिजनेस लेवल पे। अगर आप प्रोप्राइटर है, आप बिजनेस करते हैं या कंपनी रन करते हैं या व्हाटएवर, बट इफ यू आर इनटू द बिजनेस और प्रोफेशन, आपको ये चीजें कैश ट्रांजेक्शन में ध्यान रखनी है। और उसमें सबसे पहला पॉइंट है आपके डेली एक्सपेंसेस। अगर आप कोई भी एक्सपेंडिचर कैश में करते हैं जिसकी अमाउंट इज मोर देन 10,000, मतलब आपने अगर उस एक्सपेंडिचर को 10,000 से ज्यादा पेमेंट किया है तो आपको उसका अलाउंस नहीं मिलेगा। आप अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पे जो एक्सपेंडिचर दिखाते हो उसमें आप उसको शो नहीं कर पाओगे, मतलब आपका ये एक्सपेंस डिस अलाउ हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि एक्सपेंडिचर 10,000 से ज्यादा, किसी भी टाइप का एक्सपेंडिचर हो, किसी भी टाइप का खर्चा हो, उसका अमाउंट 10,000 से ज्यादा आप कैश में ना पे करें। अप टू 10,000 इज अलाउड। सिमिलरली कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये बात हो रही थी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए भी सेम कंडीशन है। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब अगर आप अपने बिजनेस के लिए फिक्स एसेट बाय करते हो, किसी भी टाइप की फिक्स एसेट या कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हो, तो आप उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे। लेकिन अगर उसका पेमेंट अगर आपने 10,000 से ज्यादा कैश में किया है तो आपको उसका डेप्रिसिएशन अलाउड नहीं होगा।
तो आप डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं कर पाओगे। उसका क्या इफेक्ट होगा, आपका प्रॉफिट बढ़ेगा और आपका टैक्स बढ़ेगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कोई भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या कैपिटल एक्सपेंडिचर आपको जब पेमेंट करना है तो उसका पेमेंट कैश में अप टू 10,000 तक ही कीजिए। उससे ज़्यादा अगर पेमेंट करना होगा ऑनलाइन मोड से कीजिए। अब ऐसा हो सकता है कि कोई भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब आपका खर्चा जो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाते हैं, आपके एक्सपेंसेस, वो आपने शो तो कर दिया, इनकर्ड हो गया, लेकिन पेमेंट करना बाकी है। मतलब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो गया और पेमेंट आप नेक्स्ट ईयर में करने वाले हो और नेक्स्ट ईयर में आपने ये पेमेंट कैश में किया। तो ऐसे केस में आपकी वो एक्सपेंसेस ये आपके इनकम में ऐड हो जाएगी, मतलब इनडायरेक्टली वो आपको एक्सपेंस डिसअलाउ किया जाएगा। पिछले साल में आपने उसका अलाउंस मतलब डिडक्शन लिया था, इस साल में लेकिन वापस आपको उसे इनकम में ऐड करना पड़ेगा अगर आप उसको 10,000 से ज़्यादा कैश में पे करते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है लोन और डिपॉजिट। आप लेते हैं और लोन और डिपॉजिट आप देते भी हैं। बहुत सारे टाइम हम लोग अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो करते हैं कि लोन और डिपॉजिट किसी रिलेटिव्स को दे दिया, किसी पार्टी को दे दिया, फ्रेंड्स को दे दिया, राइट, या किसी से पैसा रिसीव कर लिया, लोन या डिपॉजिट, टेम्पररी लोन या डिपॉजिट रिसीव किया है। ऐसा नॉर्मली हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में शो कर लेते हैं कभी कभी। तो ऐसे में भी ध्यान रखना है कि जब आप किसी से लोन या डिपॉजिट रिसीव करते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट में शो कर रहे हैं, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि किसी एक पर्सन से आप 20,000 से ज़्यादा का लोन या डिपॉजिट रिसीव नहीं कर सकते इन कैश। मतलब कैश में आप डिपॉजिट या लोन 20,000 तक ही रिसीव करेंगे, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। सिमिलरली कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए भी अगर आपको किसी से पेमेंट रिसीव करनी है, कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी आपने किसी को ट्रांसफर किया और सामने उसका अगर आप पेमेंट रिसीव कर रहे हैं, तो उसका पेमेंट भी अप टू 20,000 आप कैश में रिसीव कर सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं। तो लोन और डिपॉजिट में भी एक पर्सन से आप 20,000 तक की लोन ले सकते हैं कैश में। आप चेक से, ऑनलाइन मोड से कितनी भी लोन ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कैश में अगर आप लोन रिसीव कर रहे हैं तो अप टू 20,000 है। हाउएवर उसमें कुछ एक्सेप्शंस दिए हैं, कुछ पर्सन्स को एक्सेप्शंस है, जिसकी लिस्ट आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं। और अगर आप फिर भी 20,000 से ज्यादा अमाउंट का कैश में डिपॉजिट या लोन लेते हैं, तो ऐसे केस में आपने जितना कैश अमाउंट लिया होगा 20,000 से अबाव, वो पूरा एज अ पेनल्टी आपको पे करना पड़ेगा। मतलब 100% पेनल्टी ऑन कैश रिसिप्ट्स है। सिमिलरली ये 20,000 की लिमिट एप्लीकेबल है अगर आप लोन या डिपॉजिट पे करते हैं, रीपेमेंट करते हैं। किसी से आपने ऑलरेडी लोन या डिपॉजिट लिया था, अब आप उसको रीपे कर रहे हैं, तब भी आप 20,000 से ज़्यादा का अमाउंट कैश में रीपे नहीं कर सकते हैं। और वैसे भी अब तो TDS भी लग रहा है 2%। अगर आप 1 करोड़ से ज़्यादा अपनी बैंक में से विड्रॉ करते हैं कैश, तो उस पर आपको TDS 2% लग जाता है। और ऐसे रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट और लोन में भी कुछ एक्सेप्शंस है, आप एक्सेप्शन की लिस्ट स्क्रीन पे देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट लिमिट दी है कैश लिमिट फॉर रिसिप्ट। आप रिसीव नहीं कर सकते हैं 2 लाख से ज़्यादा का कैश अमाउंट from a single person in a day for a single transaction or for a transactions relating to one event or occasion। तो आप 2 लाख से ज्यादा का अमाउंट रिसीव नहीं कर पाओगे। से फॉर एग्जांपल आप कुछ सर्विस प्रोवाइड करते हैं इंटीरियर डेकोरेशन का, तो आपने कॉन्ट्रैक्ट लिया है 10 लाख का और आपका इनवॉइस अमाउंट है 10 लाख, आप 10 लाख की सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो आउट ऑफ दिस 10 लाख आप 2 लाख अप टू 2 लाख कैश में रिसीव कर पाओगे, लेकिन 2 लाख से ज्यादा आप कैश में रिसीव नहीं करोगे, राइट। 3 लाख कैश में रिसीव कर लिया, 7 लाख आपने ऑनलाइन मोड से लिया, नॉट अलाउड। आप 2 लाख तक कैश में ले सकते हैं। तो ये हो गया एक सिंगल ट्रांजेक्शन या सिंगल इवेंट या फ्रॉम अ सिंगल पर्सन, राइट। या ऐसा हो सकता है कि आपने किसी पर्सन को मल्टीपल इनवॉइसेस इशू किए हैं, एक ही पर्सन है लेकिन उसको मल्टीपल इशू 50,000 की इशू कर दिया आपने, और जिसका अमाउंट टोटल अमाउंट हो रहा है 3 लाख, तो उससे भी आप ये अमाउंट अप टू 2 लाख ही कैश में ले पाओगे, क्योंकि पर्सन तो सिंगल पर्सन है और इनर डे है सिंगल डे। तो आपको ये भी देखना है कि एक ही दिन में एक ही पर्सन से आप 2 लाख से ज्यादा का अमाउंट नहीं रिसीव करते हैं। भले ही ट्रांजेक्शन अलग अलग हो रहे हैं, इवेंट अलग अलग है, ओकेजन अलग अलग है, फाइन, लेकिन फिर भी सिंगल पर्सन है और एक दिन में ही सिंगल डे में आप सेम डे में ही ले रहे हैं, तो अलाउड नहीं है। अप टू 2 लाख कैश चलेगा, लेकिन उससे ज़्यादा अगर होगा तो आपको ऑनलाइन मोड से लेना है। अप टू 2 लाख ले लीजिए और ऊपर का डिफरेंस अमाउंट आप चेक से या किसी ऑनलाइन मोड से ले लीजिए। और इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस है जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं। और एक्सेप्शन में एक पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं कि जिसका टर्नओवर 50 करोड़ से ज़्यादा है, उनको तो 100% पेमेंट ऑनलाइन मोड से, इलेक्ट्रॉनिक मोड से ही लेना है। अगर इसमें कुछ फेलियर हुआ, मतलब कैश में रिसीव कर भी लिया है, तो उनको 5,000 रुपीज़ पर डे पेनल्टी लगती है।
तो जिसमें आपको कैश ट्रांजैक्शन की लिमिट दे दी है, उससे ज़्यादा आप पेमेंट करते हैं या रिसीव कर लेते हैं तो सबकी कुछ ना कुछ कॉन्सिक्वेंसेस है और पेनल्टीज उस पर चार्ज होती है। तो बी केयरफुल, जब आप कोई भी ट्रांजैक्शन करें तो आपको कैश में करना है कि नहीं करना है, उसके लिए आप ये वीडियो ज़रूर देखें और लोगों से भी शेयर करें ताकि उन्हें भी समझ में आए कि ये ट्रांजैक्शन वो कैश में कर सकते हैं और ये ट्रांजैक्शन उन्हें कैश में नहीं करने चाहिए।